Hello friends, so in this lecture we will read about quote-based questions in ethics. Quote-based questions are a portion जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि होता ये है कि पेपर काफ़ी बड़ा होता है एथिक्स का और केस स्टडी बच्चे पहले करते हैं एंड केस स्टडी के बाद टाइम कम बचता है और कोड बेस्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में होते हैं। अगर आप 10 मार्क्स क्वेश्चंस में देखें तो 13 लगभग 13 देयर आर 10 मार्क्स क्वेश्चन एंड कोड बेस्ड क्वेश्चंस आर द लास्ट अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो पहली चीज क्या है, बेसिक्स से हम देखते हैं, कोड देखते हैं पहले। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग, व्हाट इट मीन्स टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। पहले तो आप कोड को ना ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ एथिक्स में जो आपने पढ़ा है ना टर्म्स, कोई ऐसी वैल्यू होगी जो ये हाईलाइट कर रहा है। जो एक कोट होगा उसमें कुछ एथिकल वैल्यूज होंगी जो हाईलाइट हो रही होंगी। अब जैसे ये फॉरगिवनेस की बात कर रहा है तो फॉरगिवनेस से कौन सा एथिक्स का टर्म्स जुड़ा है? सबसे पहले पहला टर्म है जिसे हम बोलते हैं कि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप को अगर आपके साथ किसी ने जाने अनजाने में अगर intentionally unintentionally if they have committed some wrong, you would never be able to forgive that person or forgive you individually. अब देखिए कोई भी कोर्ट में ना ऑलवेज टेक सेल्फ व्यू है। अभी ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरे के बारे में, मगर जब आप अपना सेल्फ व्यू भी लेते हो ना, क्योंकि हम भी कुछ गलतियां करते हैं और फिर उससे क्या होता है कि मॉरली एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो जाता है, कई बार क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। ठीक है, अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि आप वैल्यू कोई चीज है आप जिसको इंटेल करते हो, आपको लगता है कि पंक्चुअलिटी का अच्छी वैल्यू है, बट अब रेगुलरली क्लासेस जो हो रहे हैं एथिक्स के मान लो वो आप टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया ना कि आप जो वैल्यू को मानते हो उसके अनुसार आपका व्यवहार नहीं हो रहा है, योर बिहेवियर इज नॉट अलाइन टू योर वैल्यू। तो ये हो गया क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब हम और वैल्यू देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक करेज भी हुआ ना। करेज क्या होता है? करेज सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ब्रेवरी से जाके लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। करेज इज ऑल्सो टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, कोई चीजें हो गई, कहीं गलती हो गई कंट्री लेवल पे, अगर मान लीजिए वी हैड अ ट्रबल्ड पास्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट रिक्वायर्ड इमेंस अमाउंट ऑफ करेज फॉर इंडिया टू गो forward and then have a better relationship with the United States of America post LPG reforms, and after that we have seen that the relationship has gone forward and forward. ठीक है, तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, करेज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई जो इस कोर्ट में हाईलाइट हो रही हैं। अब इनको हम अपने उसमें भी हाईलाइट करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी अप्रोच मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझना है अप्रोच से कि इसमें भी करना क्या है। देखिए, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द कोट इन द इंट्रोडक्शन एंड देन राइट व्हाट इट मींस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब दो तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन देने के। ठीक है, एक तो हो गया, तीन होते हैं बेसिकली। वन इज कि यू गिव अ काउंटर कोट कि अगर ये ऐसा कोट है कि द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग, व्हाट इट मींस टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इफ यू हैव अ काउंटर कोट विच इज समवट रिलेटेड टू दिस कोट, तो आप उस कोट को लिख दोगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड इज अ वेरी सिंपल मीनिंग कि जैसे मैंने लिखा है, दिस कोट ऑफ गांधी जी वांट टू कन्वे द स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू फॉरगिव समथिंग एंड मूव ऑन इन द लाइफ विदाउट हैविंग ग्रजेस विच अल्टीमेटली लीड्स टू ओन डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लिखी। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, बट आइडियाज हमारे कन्वे हो रहे हैं। या कई बार ऐसे लिख देते हैं कि दिस कोट इज ट्रू इन इट्स एंटायरिटी एज फॉरगिवनेस is essential for self development as well as societal development and the global development. अब देखो फॉरगिवनेस हर लेवल पे चाहिए ना, आपके सोसाइटल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, ईच एंड एवरी एरिया इन विच ह्यूमन प्लेज अ रोल, वहां पे हर जगह आपको चाहिए। ठीक है, अब मीनिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे सबसे पहले योर सेल्फ, मैंने कहा ना सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। इट्स क्योंकि आपकी दुनिया
सबसे पहले आपके मन से शुरू होती है। तो एक फ्लो एथिक्स में रहना बहुत ज़रूरी होता है, एसे में भी ऐसे ही फ्लो रहता है। तो एथिक्स एंड ऐसे थोड़े से समवॉट रिलेटेड हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ ज़्यादातर, देखिए एक्सेप्शंस ऑलवेज रहता है, ज़्यादातर ये होता है कि जो बंदों की द पर्सन हु हैव स्ट्रेंथ इन एथिक्स, they do decently in philosophical essays. I am not saying that they top, but they have a decent grip on the philosophical essays. तो पहला है forgiving yourself. One does so many mistakes intentionally and unintentionally in his or her own life, but one has to move on and forgive himself for that. Otherwise, it can lead to something like self worth नहीं आप देखोगे, और सेल्फ वर्थ नहीं होता है, एलिनेशन हो जाता है अपनी पर्सनैलिटी से, यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ व्हेन यू कैनॉट लुक योर सेल्फ इन द मिरर। ये सबसे बेकार लेवल का आपका एलिनेशन होता है अपने वन सेल्फ से। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो छोटी चीज है, इट कैन रेंज टू अ वाइडर कंसिक्वेंसेस लाइक सुसाइड। तो पहला कॉनोटेशन ये हो गया। अब मैं एट सोसाइटी लेवल अगर देखूं तो इंसिडेंसेस सच एज रोड रेज। रोड रेज में क्या होता है कि कोई बंदे ने ओवरटेक कर लिया, हो सकता है दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड नॉट फॉलोड द रूल कि राइट साइड से नहीं ओवरटेक किया, चलिए, लेकिन आपने क्या, आपने फॉरगिव नहीं किया, आपने ग्रज रख लिया, तो रोड रेज हो गया। हेट क्राइम्स, आपने देखा ना, हेट क्राइम्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे ने, सेलिब्रिटी ने, फॉर एग्जांपल if there is a particular celebrity and he had done something which is not up to the societal value, अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान से, वो पब्लिक लाइफ में उससे गलती हो गई तो आप उसके खिलाफ आप हेट फैलाने लगोगे, अब्यूज करने लगोगे। हर इंसान है, सेलिब्रिटी, इसका मतलब नहीं दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, किसी से भी गलती हो सकती है। बट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज ट्रोल आर्मीज बस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एसिड अटैक ऑन वुमेन, एसिड अटैक का क्या मतलब है? देखिए, पहला तो एक एसिड अटैक ये होता है कि दिल पे आशिक हुए, कोई मतलब नहीं है, लड़की ने कुछ नहीं बोला, कोई मतलब नहीं है, आप मन में ही बैठ के, तो हिंदी मूवीज देख देख के ये बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। इंडिया में, बॉलीवुड में दे हैव शोन ना सो मच ऑफ गार्बेज, रबिश, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शोकेस किया, सेक्सिज्म, मिसोजिनी, सब कुछ दिखा उसमें, लड़की हाँ में ना होती है। तो एक तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। एंड देन देयर इज अ जो हमारा सेक्स रेशियो वो कम है, तो अनइवन जेंडर मिक्स होता है, ठीक है। तो अभी कुछ है भी नहीं, कोई रिलेशन भी नहीं है, आप मान के बैठे एसिड अटैक हो, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप रहा और उसने किसी और से शादी कर ली और आपने उसको फॉरगिव नहीं किया, तो कितनी बड़ी क्राइम, एसिड अटैक, इट्स अ वेरी इनह्यूमन। मतलब कैसे आप कर रहे हो, ये हुआ कि आपने इतना ज़्यादा ग्रज रख लिया, इतना ज़्यादा आपने फॉरगिवनेस एकदम ही नहीं आपने दिखाया, तो इतने बड़े क्राइम भी हो सकते हैं। किसी की जीवन को आपने पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। शेमिंग पीपल पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं टू फॉरगिव समवन इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंसिडेंसेस, ठीक है। और पर से मिस्टेक, चलो मान लिया कि आपके हिसाब से कोई चीज़ मिस्टेक है, तो देखिए, किसी को मारना स्ट्रेंथ नहीं होता। मारना है ना, तो आप उसके सामने करेज दिखाओ जिसके सामने कोई नहीं बोलता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर एन आईपीएस ऑफिसर और आप वीडियो बना रहे हो, सिंह हम करके गाना बजा हुआ, दो चार गरीब लोग, मजदूर मजलूम लोग हैं, उन पे आप लात घूसे मार रहे हो और पूरी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। दिस इज नॉट पर से करेज। करेज तब है कि व्हेन यू आर टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट the government which is in the power and they are doing something wrong and you are taking a warrant of that, you are taking cognizance of that, you are upholding integrity despite so much of political और superior pressure, this is courage, ठीक है। मजलूमों पे तो हाथ कोई भी उठा सकता है, ठीक है। इन इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो रशिया और यूक्रेन अगर आप देखें तो देखिए, कहते हैं ना नैरो माइंडेड लीडरशिप क्या कर सकती है, तो रशिया यूक्रेन वॉर इसका एक प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि आपने एबिलिटी रखी नहीं फॉरगिव करने की। मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया बोथ दी कंट्रीज में, दे बोथ आर इन द लूज लूज सिचुएशन, ठीक है। किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वॉर में सब लूज करते हैं। बस कुछ लोगों की ना अपनी क्या बोलते हैं, ईगो होती है, कुछ लोगों में फॉरगिवनेस नहीं होती है, वो ईगो इज द रीजन ऑफ दैट यू आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यू आर नॉट एनालाइजिंग योरसेल्फ, यू थिंक दैट यू आर परफेक्ट। तो ये भी उसी से आता है।
arms race. Nations are going into the arms race, grappling to have weapons of mass destruction because of because of lack of strength to forgive and move on. मतलब क्या होता है, मान लीजिए मूव ऑन का क्या है, मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने से फॉर एग्जांपल यूज किया न्यूक्लियर वेपन। अब जब जैसे ही किया तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव पावर है वो सारे न्यूक्लियर वेपन बनाने चली गई, क्योंकि उन्होंने वो चीजें फॉरगेट नहीं की कि किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, एंड इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। ठीक है, तो आर्म्स रेस भी इस वजह से ही होती है क्योंकि इंसान जो है वो फॉरगिव नहीं करता कोई चीज़ों। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कोई वॉर होता है, उसमें कोई ह्यूमिलिएशन होती है, एंड आफ्टर दैट वो चीज़ों का मतलब रिवेंज लेते हैं। द रिवेंज इज नेवर, कहते हैं ना, एन आई फॉर आई कैन मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, दिस वाज सेड बाय द ग्रेट महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे और भी चीज़ें मैं, और भी कॉनोटेशंस जो है वो मैं आपको इसमें रख सकता हूँ। अगर आप अपना दिमाग लगाएं और सोचें कि फॉरगिवनेस ना होने पर क्या हो सकता है, तो आप देखिए, पहली चीज़ अगर आप देखिए फैमिली लेवल पे यू वुड हैव सीन दैट डिवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो फेमिनिज्म के दो पहलू हैं। ठीक है, एक फेमिनिज्म का पहलू है जो कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड जो ये पैट्रियार्की है इसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है। एंड एक फेमिनिज्म जिसको रेडिकल फेमिनिज्म बोलते हैं, वहां पे फॉरगिवनेस नहीं, वो कहते हैं कि इस जो भी पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें हो रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैन जिम्मेदार है। और फिर वहां पे मैन के अगेंस्ट हेट एक डेवलप होता है। तो जब आपने हेट डेवलप कर लिया एक पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ, या फिर एक बंदा एक रिलेशनशिप में रहा और वहां पे जाके उसको से फॉर एग्जांपल वो रिलेशनशिप फ्रूटफुल नहीं रहा, अब वो मिसोजिनिस्ट हो गया। अब मिसोजिनिज्म जो हो गया, तो फिर अगर बंदे की फैमिली में शादी भी हो गई या कुछ भी हो गया, तो भी वो एक मिसोजिनी जो इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, दैट विल नॉट लेट दैट इंडिविजुअल टू डेवलप अ हेल्दी बॉन्ड विद हिज पार्टनर, और उल्टा हो गया कि विद हर पार्टनर। ठीक है, तो ये क्या फॉरगिवनेस नहीं है ना, यू डोंट हैव फॉरगिवनेस। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीजें हो गई। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉनोटेशंस व्हिच आई कैन गिव, बट वर्ड्स कम होते हैं तो उतना ही आप लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एक थोड़े से इनोवेशन रखा है। As Ramdhari Singh Dinkar had said in one of his poem, forgiveness only suits to the snake who has poison or venom. What will he forgive who has no teeth? Toothless. He bows to everyone, humble and is very simple. ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक था ना पोयम थी, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या वो जो दंत ही विष रहित, ठीक है, सरल हो। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो फिर तो क्या है कहना। ठीक है, अब कोई मजलूम आदमी तो बाबूजी बाबूजी बोलता है, भाई इवन इफ यू आर 15-16 years old and the person who is 60-70 years old still says बाबूजी, बिकॉज वो अब हो गया, वो टूट चुका है वो जीवन में ना। ठीक है, तो वो ही करता है, क्या करेगा बेचारा। ठीक है, सोसाइटी ने उसकी स्ट्रेंथ को छीन लिया। लेकिन इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदे में इमेंस स्ट्रेंथ, जिसके अंदर ना हर्ट करने की क्षमता होती है, और वो जो माफ करता है तब करेज होती है। जैसे पाकिस्तान है, मान लीजिए और 1999 कारगिल वॉर में इंडिया कुड हैव इजीली ऑक्युपाइड होल पाकिस्तान, आराम से, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, होल पाकिस्तान 71 में भी वी कुड हैव इजीली ऑक्युपाइड, नथिंग दे कैन डू। ठीक है, इंडिया इज फार सुपीरियर देन पाकिस्तान एनी टाइम एनी डे। इन 65 ऑल्सो वी हैड बिटन देम। लेकिन क्या है, यहाँ पे करेज है, स्ट्रेंथ है टू फॉरगिव, कि चलो भाई जितना किया, करगिल के जो लैंड थे उनको छुड़ाया, हटाया, एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया, फिर भूल गए। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है टू हार्म एंड देन ऑल्सो वी आर फॉरगिविंग। तो ये है करेज, इसे बोलते हैं फॉरगिवनेस। ठीक है, और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि नहीं मैंने इंट्रोडक्शन का दिया था कि ये काउंटर कोड दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड, इट इज माइटियर देन द mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of men. Mahatma Gandhi does this view still holds true in the contemporary world. Discuss, क्योंकि आपने ना आजकल देखा होगा कि गांधी जी की जो व्यूज है उनका मजाक उड़ाया जाता है कि
कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ठीक है, ये सब चीज़ों का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। बट क्या इसका मतलब है कि उनकी सारी जो ये सत्याग्रह की थॉट थी वो एकदम ही कोई वैलिडिटी नहीं रही उनकी? तो देखिए ये टॉपर की कॉपी श्रुति शर्मा मैम की, रैंक 1, तो उन्होंने काउंटर कोट दिया है इंट्रोडक्शन में, बोला है नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक, इट रिक्वायर्स ग्रेट कैरेक्टर एंड करेज ऑफ स्ट्रेंथ। गांधी जी काउंटर कोट दे दिया, ठीक है, जो कि रिलेटेड है, तो ये भी चल गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑफन चैलेंज्ड बाय, क्यों क्यों मजाक बनाया जाता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में? ग्रोइंग कम्युनल वायलेंस, क्योंकि आज के टाइम में कम्युनल फ्लेयर्स बहुत दिखते हैं। इंक्रीजिंग मिलिट्री बजट ऑफ मेजर कंट्रीज, अब देखिए ना सिप्री की रैंकिंग आती है एंड यू विल सी द मेजर पास हैव स्पेंडिंग मोर ऑन द import of defense equipments देन दी एजुकेशन एंड हेल्थ। अब पाकिस्तान की हालत देखिए और उनका मिलिट्री बजट देखिए, बिल्कुल भी सूट करता है? अगर इन 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 नेताओं में जो देखिए वहां पे क्या है ना, एक तो रिलीजन का बोलबाला है, तबलीगी, तालिबानी, जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है, एक मिलिट्री का बोलबाला है वहां पे, समझ रहे हैं? तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों के अंदर अगर बड़ा हट होता तो फिर ये सारी चीजें जो जो द स्कार ऑफ पार्टीशन को भूलते, ठीक है, उसको ग्रज बना के आगे बढ़ाया और फिर नुकसान ही हुआ। यहां भी फॉरगिवनेस नहीं रखा, ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग मिलिट्री बजट हो गया। तीसरा राइजिंग बॉर्डर इश्यूज, ठीक है। बॉर्डर इश्यूज कैसे? जैसे कि आप देखो ना, इंडिया चाइना का हो गया था डोकलाम में इशू, फिर हो गया था अपना गलवान में इशू, ठीक है, तो ये भी है। फिर हो गया आइडिया ऑफ माइट इज राइट, कि जिसके पास पावर वही राइट है, जो करेगा वो ठीक है। यूएसए डूइंग एनीथिंग, अफगानिस्तान में चले गए, उल्टा पुल्टा इन्वेड किया, वियतनाम में किया, माइट इज राइट। चाइना इन हांगकांग, या चाइना इन ट्राइंग टू डू इन ताइवान। फिर राइजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, यूज ऑफ स्टेट फोर्स, ऑफ सपा, ये सब, ये जुडिशियस होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल यूज ही नहीं होना चाहिए, इसका एक पहलू ये भी है, ठीक है। हाउएवर इट रिमेन्स रेलिवेंट, कैसे? इन्होंने एग्जांपल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ अलोन ट्राइम्स इन द लॉन्ग रन। मुंडका उपनिषद में बोला गया ना, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। तो पावर ऑफ ट्रूथ इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी हाई। अब इंडिया अपनी वैल्यूज पे टिका रहा तो आज आगे आया ना। आज यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा ना, करना पड़ा। हम सीटो सेंटो तो ज्वाइन नहीं किए ना, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है? नॉन वायलेंट सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, जैसे कि फार्म बिल्स, फार्म लॉज में फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। फ्रांस में 2 वायलेंट भी हो गया था, बट ये फार्म बिल का जो एग्जांपल है, या फिर जो रेस्लर्स ने किया, तो ये सब क्या है? ये नॉन वायलेंट है। वायलेंस लीड्स टू विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस, कि एक बार अपने वायलेंस यूज किया तो फिर वायलेंस चलता रहेगा। आप देखो ना, असम स्टेट का एग्जांपल देते हैं, हम इथोपिया नहीं जाते, इन्होंने इथोपिया का एग्जांपल दिया, मैं असम स्टेट की एग्जांपल लेता हूँ। असम में अगर आप देखो तो बोडोलैंड का चला था, ठीक है, बोडो वर्सेस एक डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में आसामीज एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज बनाने की बात हुई, वहां से इग्नाइट हुआ चीज। पहले हुआ Assamese versus Bengalis, Hindu Bengalis, then it became the Assamese versus Muslims Bengali, and then the communal flares। फिर ये हो गया इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तो कई सारे जो लोग जो बिहार और अन्य स्टेट से भी आए थे, उल्फा वहां पे भी अटैक करने लग गया, एंड इट रैन फॉर 3-4 डेकेड्स। और फिर अब ऐसा नहीं है ना कि आप वायलेंस यूज करो तो सामने वाला नहीं करेगा, वो भी बनाएंगे, एक ग्रुप बन जाता। इथोपिया में भी यही है, ठीक है। वायलेंट बैटल डज नॉट कंसील इटसेल्फ विद व्हाट इज राइट, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है कि जो जीता युद्ध में वही राइट था। इट ओनली फेवर्स द पावरफुल, समझ रहे हो ना? कि मान लो कल को यूएसए ने किसी को हरा दिया, अब वो हिस्ट्री में तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि विजेता था, बट ऐसा मतलब नहीं है ना कि वायलेंट बैटल में जो जीतता है या जो चीजें होती है वो राइट के लिए होता है, ठीक है। फिर नॉन वायलेंस कैन बी यूज्ड बाय वनरेबल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आल्सो,
टू डिमांड देयर राइट्स। अब गरीब आदमी वेपन कैसे उठा लेगा, तो उसके पास है नहीं, ठीक है। और दूसरा, अगर वो माइट के अगेंस्ट अगर ये वेपन उठाएगा तो जिसके खिलाफ आप उठा रहे हो उसके पास ज्यादा वेपन है आपके पास। जैसे नेक्सलाइट मूवमेंट कैन नेवर सक्सीड टू गिव द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, क्योंकि वो वायलेंट एक्टिविटीज कभी भी आप 4-5 बंदूक लेके या फिर कहीं डायनामाइट लगा दोगे, ठीक है, 30-40 जवान एक साथ आप मारने की कोशिश करोगे, इससे आपको क्या राइट मिल जाएगा? the weapon which state has will be always higher than you have, ठीक है। वो कभी भी कंक्लूजन पे नहीं होगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो मीनी राइट नहीं है। तो जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट है ना, अब देखो नियामगिरी कैंपेन हुआ था ट्राइबल्स का अगेंस्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, ठीक है, या फिर सिंगूर में हुआ था, तो नॉन वायलेंट था। ट्राइबल्स के पास क्या होता है देखिए, तो वो नॉन वायलेंट चीजें तो यूज कर ही सकते हैं। फिर लीड्स टू वाइब्रेंट अकाउंटेबल डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट अकाउंटेबल डेमोक्रेसी क्या मतलब है कि देखिए, अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट करोगे तो स्टेट विल रैम यू, नॉन वायलेंट करोगे तो चीजों को सुनेंगे। लोकपाल मूवमेंट एक एग्जांपल था ना, जैसा अभी वो लोकपाल बना ना, ठीक है, अब वो अलग बात है कि वो उतना इफेक्टिव रहा नहीं। फिर उन्होंने मैम ने कोर्ट फिर से मतलब करने की कोशिश की, एज पर गांधी जी, नॉन वायलेंस इज not a government to put on and off at will. We as a society must place it at the center of our democratic ethos. मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने दिखाने के लिए पहन लिया। देखते नहीं कि आजकल 2 अक्टूबर के दिन सब सत्याग्रही हो जाते हैं, वो नहीं है। वो चीज है जो आप वैल्यू करते हो, जैसे कि नॉन वायलेंस ना, सिर्फ इट इज नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स। मैं यहाँ पे ना, अगर होता तो आई वुड हैव टेकन ड्रैग्ड इट टू दी एनिमल्स एज वेल, एनवायरमेंट एज वेल, वहां भी नॉन वायलेंस है ना। अब देखिए कैसे, अब क्या कर रहे हो आप जाके पहले तो जंगल पे कब्जा कर रहे हो, फिर वो जंगल जिस जानवर का था, जिस एनिमल का था, जिस स्पीसीज का था, वो फिर आपके, अब देखिए उसका जंगल था, वो लोकेलिटी में आपके यहाँ है, फिर आपने उसको मार दिया। तो पहले आपने उसका घर छीना, फिर आपने उसकी हत्या की, इस तरीके से आपने उसको पूरा विलुप्त कर दिया। ये क्या है? ये है कि might is right, because human being has power, human being has mind which no one has. That's why we should act in a non-empathetic way. Then what happens is urban floods. You can see the condition of the national capital region. You made on Yamuna flood plains lots of lofty towers, lots of colonies you made, but nature will come एट योर डोर स्टेप। जो नदी का रास्ता है, वो नदी अपना रास्ता जानती है। लाल किले के पास फिर से पानी आ गया, तो आप नॉन वायलेंस नहीं रखोगे, सस्टेनेबल नहीं रहेगी चीजें। नॉन वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन एनिमल में भी हो गया। कई बार अपन देखा होगा कि एनिमल, कोई टाइगर होता है, वो विलेज में जाता है, और अब टाइगर का एक नेचर है, उसे लगेगा कि हाँ डेंजर है, वो अटैक कर देगा, अब उसके बाद उसको जान से ही मार देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, ये पर्टिकुलर एक बड़ा हो गया वीडियो, बट एक आपको ना एक आइडिया लग गया कि कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आप यू कैन टैकल इट। सो दिस वाज द मीनिंग, दिस वाज द मोटिव बिहाइंड द लेक्चर। अगर 4 बंदे भी पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो उन 4 बंदों का भी फायदा हो रहा है, तो मेरा अपना जो जितना भी एफर्ट है ये सफल है, ठीक है। इसके बाद एक मैं केस स्टडी के लिए भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।